हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं वर्ल्ड मैपिंग। तो मैपिंग सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मैपिंग हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स में से एक के रूप में उभर के आया मैपिंग। ठीक है, तो पूरे के पूरे मैपिंग को हम कवर करेंगे। आज हमारी शुरुआत है, तो लेट से शुरुआत हम वर्ल्ड मैपिंग से करेंगे, उसके बाद हम इंडिया की पूरी मैपिंग करेंगे। तो आज हम इंडिया मैपिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और ये है हमारा प्यारा सा विश्व का नक्शा, जो कि हूबहू ऐसा नहीं है। ये तो पृथ्वी तो एक जियोड आकृति में है, पर उसे एक पन्ने के रूप में उकेरा जाए काट करके, तो ये इस शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हम वर्ल्ड मैपिंग में। उससे पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड मैपिंग में ये कुछ ऐसे लाइनें होती हैं, ठीक है, जो कि देशांतर होती है और कुछ इस प्रकार होती है जो कि अक्षांश कहलाती है। आपको ये बता दूं कि ये सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो टाइम जोन और सिचुएशन स्टेट जोन के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो वर्ल्ड मैपिंग हम स्टार्ट करने वाले और धीरे धीरे हम पूरी की पूरी वर्ल्ड मैपिंग को करेंगे। ठीक है, तो आज जस्ट एक शुरुआत है, तो इसे आप देखिएगा आराम से। और इसमें जो कॉन्सेप्ट होंगे ना, आपको मेन फोकस कॉन्सेप्ट पे ही करना है और फैक्ट तो ऐसे है कि धीरे धीरे हो ही जाएंगे। आप दो दो बार चार बार पढ़ोगे तो फैक्ट हो जाएंगे। आपको आज कॉन्सेप्ट से शुरू करने हैं और कॉन्सेप्ट से शुरू करते हुए सबसे पहले हम करने वाले अफ्रीका महाद्वीप में। अब सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप क्यों, तो उसका रीज़न ये है कि हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप से देखने को मिल रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो सबसे प्रायोरिटी में भी होना चाहिए। सीधी सी बात है भाई, जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। तो लेट से शुरू करते हैं अफ्रीका महाद्वीप को हम। और अफ्रीका महाद्वीप में चलो डायरेक्ट शुरू ही करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्यारा अफ्रीका महाद्वीप। तो ये अफ्रीका जो महाद्वीप है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि अफ्रीका महाद्वीप रिसोर्स से भरा हुआ महाद्वीप है। पहले तो ये इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इस कारण ये जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे तो इम्पोर्टेंट है ही। तो चलो बिना किसी देरी से अफ्रीका महाद्वीप की शुरुआत करते हैं अपन। ये अफ्रीका महाद्वीप है, हमारा प्यारा अफ्रीका महाद्वीप। तो इसमें सबसे पहले हम सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं। ये ऊपर के अफ्रीका महाद्वीप के कुछ कंट्रीज़: मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। अच्छा, ये 5 वो कंट्रीज़ है जो भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा करती है। भूमध्य सागर जो कि अफ्रीका को यूरोप से जोड़ता है या फिर अलग करता है भी कह सकते हैं, क्योंकि अफ्रीका और यूरोप के बीच में ये आता है। और यहाँ पे ये जिब्राल्टर संधि से जुड़ता है। ठीक है, या अलग होता है, जो भी है। तो चलो, वैसे मार्केट में इसके लिए एक ट्रिक भी यूज़ होती है। वो ट्रिक है, एक सेकेंड, वो ट्रिक है मेटल, METL, मेटल। यहाँ पे मेटल में M फॉर मोरक्को, A फॉर अल्जीरिया, T फॉर ट्यूनीशिया, L फॉर लीबिया और E फॉर इजिप्ट है। और इजिप्ट से ही हम शुरुआत करेंगे और ये इधर थोड़ा सा साउथ में आएंगे। इजिप्ट, साउथ सूडान, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया, ये वो देश है जो रेड सी से सीमा साझा करते हैं। इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, ये रेड सी से सीमा साझा करते हैं। चलो फिर यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। ये है सोमालिया। अब सोमालिया जो है, ये एक, आप गौर से देखिएगा तो ये एक नुकीली आकृति है। जस्ट 1 मिनट, ये एक प्रकार से नुकीली आकृति है। ठीक है, तो इस नुकीली आकृति होने के कारण इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। गौर से इस एरिया को देखिएगा आप, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इसके लिए भी मार्केट में ट्रिक चलती है, तो वही चलती है, तो उसका अपन तो पूरा यूज़ लेंगे। वो है सीड, SWD, सीड। तो यहाँ पे एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इरिट्रिया, ई फॉर इथोपिया एंड डी फॉर जिबूती, या डी जिबूती भी कहते हैं, पर अंग्रेजी में इसका नाम डी से ही शुरू होता है। तो ये सीड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा नीचे, ये 3 कंट्री को कवर करने वाले हैं।
आपने सबकी मन पसंदीदा बाइक अलग अलग होती होंगी, पर जब नाम KTM का आएगा ना तो सभी सोचते हैं यार काश KTM एक बार मिल जाए। ठीक है, तो ये ट्री कंपनी K फॉर केन्या, T फॉर तंजानिया, M फॉर मोजाम्बिक। ठीक है, तो ये तीनों KTM कंट्रीज़ होंगी, ये सीड कंट्रीज़ होंगी, ये मेटल्स होंगी, और ये इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, ये वाली रेड सी से होगी। ठीक है। अच्छा, आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस हिसाब से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ना तो यही आते हैं कि भाई निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश है जिसकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है या नहीं लगती है, किसकी सीमा रेड सी से लगती है या नहीं लगती है, इनमें से कौन सा देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इरेजर का यूज़ लेंगे अपन क्योंकि काफ़ी फैला दिया है रायता। चलो आगे चलते हैं। तो आपको ये बताता हूँ कि मैपिंग में भी है ना काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, कॉन्सेप्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आते हैं, और आज ही मैं एक दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बड़े बड़े एग्जामों में। ठीक है, तो ये आप सीरीज़ देख रहे होगा, ये लाइन, ये वो लाइन है जो आने वाले कुछ वर्षों के बाद अफ्रीका को तोड़ने वाली है, और ये इसलिए तोड़ने वाली है क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत थ्योरी, वो आज भी प्रासंगिक है, और आज भी प्लेटें पृथ्वी की सतह के नीचे गमन कर रही है, टकरा रही हैं, कुछ टूट रही है, कुछ निर्माण कर रही है, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे अब ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है ये, यहाँ पे अफ्रीका दो भागों में टूट रहा है, और टूटने के कारण अफ्रीका में यहाँ पे बहुत सारी झीलें, खाइयाँ या जो भी कहे बड़े बड़े गड्ढे बने रहे, और गड्ढे बन रहे हैं तो उन गड्ढों में जब पानी इकट्ठा होया जा रहा है तो वो झीलें बन रही है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना, जैसे कि ये लेक तांगानिका, विक्टोरिया, और यहाँ पे काफ़ी सारे लेक्स है, सॉरी, ये सीरीज़ में काफ़ी सारे लेक्स हैं, लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक मलावी, लेक टांगानिका, ये आपको सारी की सारी मैं आपको सीरीज़ से बताऊंगा नॉर्थ टू साउथ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगी। सारा एक वीडियो में थोड़ी कवर होने वाला है भाई, कुछ नेक्स्ट वीडियो के लिए भी बचा के रखना है ना। तो ये सारी सीरीज़ से नेक्स्ट वीडियो के लिए है, जो कि मेरा ही काम है, ये और ही मैं करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसके आगे हम चलते हैं। ये है हमारा प्यारा साउथ अफ्रीका। वैसे क्रिकेट तो आप लोगों में से लगभग ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे कि साउथ अफ्रीका क्या अहमियत है, और होपफुली वर्ल्ड कप फाइनल। चलो आगे बढ़ते हैं। और साउथ अफ्रीका ये सबसे साउथ में है अफ्रीका के। ठीक है, तो ये वो देश है। इससे जस्ट ऊपर है नामीबिया, नामीबिया। अच्छा, ऐसे है ना, सीधे कंट्रीज याद नहीं होंगे, ठीक है ना। अब याद ये किस प्रकार से होंगे कंट्रीज़, कंट्रीज़ को याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है ना, न्यूज़ प्लस कंट्रीज़, ये आपको याद हो जाएगी। तो जैसे जैसे न्यूज़ आती जाएगी, इम्पोर्टेंट न्यूज़, जैसे कि मान लीजिए कहीं साहेल रीजन के बारे में कुछ न्यूज़ चल रही है, तो उस समय हमें साहेल रीजन के जितने भी देश हैं उनको रिवीजन करना है। मान लीजिए एटलस मरुस्थल के बारे में कुछ न्यूज़ आ रही है तो उनको कवर करना है। मान लीजिए कालाहारी मरुस्थल के बारे में कुछ न्यूज़ आ रही है तो हमें उसे कवर करना है। थोड़ा सा रंग बदल लेते हैं क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास। ओके, मान लीजिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बारे में तो न्यूज़ आती ही रहती है, और ये तो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, फ्रिक्वेंटली 2000 यूपीएससी आप चेक कर लेना, चाहे 2023 और 2024 लगातार क्वेश्चन आए हैं, लगातार। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन चलने वाले हैं। और हाँ, डोंट वरी, सारी की सारी मैपिंग, सारी की सारी ऑल मैपिंग, सारी की सारी मैं कवर कराने वाला हूँ। पर हाँ, धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप होने वाली है। तो आप बस बने रहिएगा, और जो आपको टास्क दिया जाएगा ना इसमें, वो आप टास्क फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का कुछ एक भौतिक मानचित्र भी देख लेते हैं, वो था राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, तो इसको गौर से देखिएगा आप।
ये जो एरिया है ना अफ्रीका महाद्वीप में, ये है हमारा एटलस मरुस्थल। ठीक है, आप बस गौर से सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा, बाद में मैं जोड़ता चलूँगा कॉन्सेप्ट को। ये है सहारा, सहारा मरुस्थल। ये है साहेल रीजन। ठीक है, ये है कांगो बेसिन, कांगो बेसिन। ये थोड़ा सा इधर है, कालाहारी भी है इधर, ये नामीबिया भी है। ठीक है, अच्छा आपसे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, एक कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन ये रहेगा, आप मुझे ये बताएं कि 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा जूम नहीं हो रहा है, चलो हाँ, आप ये बताइए कि अफ्रीका के पश्चिम हिस्से में क्यों है आखिरकार इतने मरुस्थल? ऐसा क्या रीज़न है कि अफ्रीका के पश्चिम हिस्से में एटलस है, सहारा है, और साउथ में भी आप देखोगे तो यहाँ पे नामीबिया, कालाहारी ये है, और बीच में नहीं है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है, ये तो कांगो बेसिन है, तो ये बीच वाला नहीं है। ऐसा क्या रीज़न है भाई कि बीच वाला मरुस्थल नहीं है और दो साइड वाले मरुस्थल है? तो एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, वो मैं इसी वीडियो में चलो आपको बता देता हूँ कि महासागरीय जब जलधाराएँ चलती हैं ना, तो महासागरीय जलधाराएँ जो ठंडी जलधारा होती है वो अधिकांश महाद्वीपों के पश्चिम हिस्से में प्रवेश करती है और वहाँ पे मरुस्थलों का निर्माण कराती है। तो यहाँ पे आप सोच पा रहे होंगे कि यहाँ भी ठंडी ही प्रवेश करेगी, क्योंकि ये भी भाई मरुस्थल बना रही है। तो ये कौन सी है, आपको सर्च करके बताना है कि ये कौन सी है। हिंट मैंने दे दिया है, बाकी कमेंट आपको करना है, क्योंकि आपकी भी खोजी प्रवृत्ति तो होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी था। अच्छा एक बात और, हर चीज़ थाली में परोस के दी जाएगी तो उसका महत्व कभी नहीं रहेगा। ठीक है, और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये कि आई एम नॉट टीच यू, आई जस्ट गाइड यू। ओके, सो इस लेक्चर को आप वैसे ही लीजिएगा, ऐसे नहीं कि आपको सारी चीज़ें भाई यूट्यूब पे मिल रही है तो फ्री है, ऐसे नहीं। आपको जो कहा जाए ना, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको डबल फ़ायदा होगा। ठीक है, चलो ये आप ये बताइए फिर कि यहाँ पे कौन सी धाराएँ हैं। इसका भी मैं हिंट दे दूँगा, पर सर्च आपको ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे कौन सी धाराएँ हैं, ये लो हिंट दे दिया। अब भैया सर्च करो, या तो सर्च करो या अगली वीडियो का वेट करो, दो ऑप्शन है आपके पास। तो ये जो धाराएँ हैं, के धारा, ये क्या करती है? अच्छा आपको चलो इससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अफ्रीका के यहाँ से बीच से जाती है मेडिटेरियन, सॉरी विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन, यहाँ से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ से ये एक सेकंड, ये मकर रेखा जो है कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा कैप्रिकॉर्न। तो अच्छा, जियोग्राफी की महासागरीय धाराओं का एक रूल होता है कि जो धारा पोल से जो आती है इक्वेटर की ओर, वो हमेशा ठंडी धारा होगी, और जो इक्वेटर से जाती है पोल की ओर, आप थोड़ा सा नज़र रखिएगा यहाँ से, जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगी वो होगी हमेशा गर्म धारा, और जो पोल्स की साइड से आएगी इक्वेटर की ओर वो होगी हमेशा ठंडी जलधारा। ठीक है, अच्छा ठंडी जलधाराएँ हैं तो हमने देखा कि ये फिर गर्म हो जाएगी, क्योंकि ये इक्वेटर से पोल की ओर जा रही है और ये पोल से इक्वेटर की ओर आ रही है, तो ये ठंडी हो जाएगी। अच्छा ये क्या प्रभाव डालते हैं? तो ये बहुत बड़े बड़े प्रभाव डालते हैं, और अपन देखने वाले हैं कि इनमें से इम्पोर्टेंट ये है कि जब, अच्छा गौर से सुनिएगा, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब एक ठंडी महासागरीय जलधाराएँ महाद्वीपों के पश्चिम छोर पे आते हैं ना, तो उनमें क्या है कि ये बारिश करती है, पर थोड़ी दूर में ये बारिश करना बंद कर देती है, बहुत कम उसमें होती है, आर्द्रता बहुत कम होती है, और इस कारण है ना ये महाद्वीपों के पश्चिम किनारों में मरुस्थलों का निर्माण करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ के सारे मरुस्थलों का कारण ये सिर्फ कैनरी ही धारा है, नहीं, कैनरी धारा सिर्फ अकेला कारण कभी कोई नहीं होता है, पर उनमें से एक महत्वपूर्ण रीज़न यही है
कि ये जो पश्चिम से आने वाली ये जो धारा है ठंडी जलधारा कैनरी, इसके कारण यहाँ पे एटलस, सहारा, इन मरुस्थलों के निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान है। एक मात्र योगदान नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ा योगदान है। उसी तरह ये बेंगुलियाना जी की जो धाराएं हैं वो भी यहाँ पे जो नामीबिया कालाहारी मरुस्थल है उसके निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मात्र ये इसी के कारण ये मरुस्थल निर्माण हुए, और भी कारण है। और फिजिक्स में जियोग्राफी में और फिजिक्स दोनों वैसे रिलेटेड है, इनमें ये सारी चीज़ रिलेटेबल होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्यों नहीं है, तो भैया यहाँ आ जाती है कांगो नदी, ठीक है। और कांगो नदी जो कि अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदियों में से एक है, वो कांगो बड़े सारे कांगो बेसिन का निर्माण करती है और यहाँ पे आर्द्रता, वनस्पति सबको मेंटेन रखती है। और वैसे भी ये तो इक्वेटर है भाई, विषुवत रेखा की, और कैसे मरुस्थल ऐसे आसानी से थोड़ी बन जाएंगे भाई। विषुवत रेखा पे मतलब मरुस्थल की बात हो रही है, ये थोड़ी। तो ये कांगो नदी है ना, विषुवत रेखा पे मरुस्थल का निर्माण होने ही नहीं देती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा जल धारण क्षेत्र है इसका। और आपको ये बात भी बताता हूँ कि नील नदी से भी ज़्यादा जल है इसका। जल धारण क्षमता जब आप देखते हो ना, जैसे कि जल धारण क्षमता के हिसाब से सबसे पहले अमेजोन नदी आती है, उसके बाद नील नदी नहीं आती है, उसके बाद ये कांगो ही आती है, कांगो रिवर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे मरुस्थल नहीं है, यहाँ पे अच्छी हरियाली है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं यहाँ पे। और ये है मरुस्थल, ये भी मरुस्थल। और इस हिस्से के बारे में जो और कॉन्सेप्ट है वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। उसके अलावा इसके साथ ही हम कुछ आपको और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये कि अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी 2024 के आए हुए हैं, यूपीएससी 2024, ये कोई पुराने क्वेश्चन भी नहीं है। अच्छा, आपको पता भी तो चलना चाहिए ना कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो रियली में एग्ज़ाम से रिलेटेबल है। तो ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2023 पीटी का है। उसमें स्टेटमेंट फर्स्ट है कि लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। स्टेटमेंट सेकंड है लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है, और इसका उत्तर देना है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस वीडियो से इस क्वेश्चन को आप नहीं हल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं हल कर सकते हैं, बट अगर आप सीरीज में इसी तरह बने रहें तो वो ये वाले कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे आते जाएंगे। और आप खुद ही सोचिए यार, एक 20 मिनट की वीडियो से आप ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो कैसे सोल्व कर पाएंगे, लेकिन आप रिलेट तो कर पा रहे हैं ना। ये देखिए, हम लाल सागर भी इसी के साथ है। ये लाल सागर के बारे में आज हमने चर्चा शुरू की है, आने वाली वीडियोज़ में इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन हमने चर्चाएँ शुरू कर दी है, ठीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप, इसीलिए मैं कह रहा था, इसीलिए मैंने अफ्रीका महाद्वीप को सबसे पहले स्टार्ट किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाले को देखते हैं। तो ठीक है, आप समझ ही गए हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आप ये भी क्वेश्चन देखेंगे। और इसका उत्तर ये नहीं है, सॉरी, ये मैंने लगा दिया था भूल से नहीं, एग्ज़ाम में ये मैंने लगा दिया था। इसका उत्तर ये है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा उल्टा हुआ है, सॉरी, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। ये है कि साहेल क्षेत्र में, पहला स्टेटमेंट है कि साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। और कथन दूसरा है कि हाल ही में साहेल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य तख्तापलट हुआ है, ठीक है। अब साहेल क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा है, और साहेल क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा भी है, जस्ट अभी पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है भाई, बिल्कुल पढ़ा है। अभी हमने बताया कि ये है साहेल क्षेत्र, ये है साहेल क्षेत्र। इसको साहेल क्यों कहते हैं वो सब हम आने वाली वीडियो में देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन ये था कि इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा तख्तापलट हो रहे हैं, तो उसके क्या रीज़न है। तो आप खुद देखिएगा कि हमने जो शुरू किया है वो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको गौर से देखिएगा, आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसको भी गौर से देखिएगा, और सारे वीडियोज़ को रिलेट करके देखिएगा, ठीक है, ताकि इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपसे आराम से हल हो पाए, ठीक है। वैसे उसका उत्तर ये मेरा सही था, ए होगा इसका उत्तर। कथन एक और तो दोनों सही है, और व्याख्या भी सही है, ठीक है। सो वीडियो के समापन की ओर बढ़ते हैं। और इसमें है ना, आपको कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, आपने अगर गौर से वीडियो को देखा होगा तो, अगर नहीं देखा हो तो दोबारा देखिएगा। इसलिए नहीं कि व्यूज़ बढ़े, इसलिए कि आपके कॉन्सेप्ट आपको पता हो। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका 2 हिस्सों में टूट रहा है, वो क्या था, वो क्या एग्जाम्पल था, किस चीज़ का एग्जाम्पल था। तो वो हमारे एक प्यारा सा सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, जिसमें क्या होता है कि पृथ्वी के नीचे प्लेटें अभी भी गमन कर रही है। 2 प्लेटें या तो
आपस में इस हिसाब से या फिर इस हिसाब से। अब इनके बारे में हम विस्तार से बाद में देखेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे अलग चैप्टर हो जाएंगे। बस एक बताना चाह रहा हूँ कि इसमें हमने इस सिद्धांत के बारे में चर्चा की है, ठीक है ना। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत का एग्जाम्पल था वो। दूसरा, अफ्रीका में राजनीतिक अस्थिरता। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि अफ्रीका जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। अब क्यों है, और क्या इसी कारण तो अफ्रीका में राजनीतिक अस्थिरता नहीं है कहीं भाई? इसी कारण तो अफ्रीका में ये जो जल्दी जल्दी तख्ते पलट हो रहे हैं, कि कहीं इसी कारण तो नहीं हो रहे हैं? तो ये मैंने थोड़ा सा हिंट देके आपको बताया था। बाकी आने वाले वीडियोस में और आराम से विस्तार से चर्चा होगी। और ये और क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पश्चिम अफ्रीका में मरुस्थल, ये मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया कि भाई पश्चिम अफ्रीका में मरुस्थल क्यों बन रहे हैं, कौन कौन सी जल धाराएँ हैं जिनके कारण मरुस्थल बन रहे हैं, और कौन कौन से जल धाराएँ हैं। पूर्व में मैंने आपको बताया नहीं है, पूर्व वाली नेक्स्ट वीडियोस में कवर हो जाएंगी। सो आपसे एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, एक्टिव रिकॉल करते हैं। सबसे प्यारा मेथड जो याद रखने का होता है वो है एक्टिव रिकॉल, ठीक है। तो आज इसको थोड़ा सा यूज़ कर ही लेते हैं। चलो भाई, एक्टिव रिकॉल मेथड को भी यूज़ कर ही लिया जाए। आप मुझे ये बताइएगा कि अपने आंखें बंद कीजिए और कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी कंट्रीज़ थी, हमने पढ़ी है, जो रेड सी से सीमा साझा करती है। आप क्विकली कम से कम क्या चारों कंट्रीज़ को आप कमेंट करिए या फिर याद करिए, कम से कम याद करिए कि हाँ, मिस्र था, उसके नीचे सूडान था, फिर इरिट्रिया, जिबूती, क्या सोमालिया भी था। आप बताइए, एक्टिविटी कॉल आपका हो रहा है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि सीड हमने देखा, सीड किससे रिलेट करता है, सीड का संबंध किस चीज़ से है। अभी हमने देखा सीड, तो सीड का संबंध किस क्षेत्र से है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप ये बताइएगा कि मेटल का संबंध किस चीज़ से है, और मेटल में ई जो है किसको प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आगे हम निरंतर मिलते रहेंगे। और मैपिंग की जो सीरीज़ है, मैं आपको पूरी मैपिंग करवाने वाला हूँ, A to Z मैपिंग। बस आप बने रहिएगा, और हो सके तो सारे टास्क को फॉलो कीजिएगा। टास्क मीन्स मैंने आपको कहा कि वीडियो को अच्छे से आराम से देखिएगा, और जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे उनको हो सके तो आप एक्टिविटी कॉल कीजिएगा। और चलो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट और डाटा के साथ में। ओके, बाय बाय, टाटा। ख़त्म तो मैं नहीं कहूँगा।